चलिए देखते हैं बिहार पुलिस अधिनायक लिपिक हवलदार कलर के लिए परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती हैं। बताना है कि भारतीय खिलाड़ी है अनाका अनाका अलंकमोनी कौन सा खेल खेलती है। डायरेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन पर इसमें टिक लगाएंगे। इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर स्क्वैश। वो स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। 2014 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले अन्य खिलाड़ियों के नाम भी हम एक बार देख लेते हैं। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा। इसमें सबसे बाद में रोहित शर्मा को अर्जुन पुरस्कार मिला था। बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन में PV सिंधु और साइना नेहवाल को अर्जुन पुरस्कार मिला है। मुक्केबाजी में मैरी कॉम और विजेंदर सिंह। अगर हॉकी की बात करते हैं तो धनराज पिल्ले को 1995 में हॉकी के खेल में अर्जुन पुरस्कार मिला था। टेनिस में सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस को हॉकी पुरस्कार मिला था। इसके साथ अन्य खिलाड़ियों की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा और बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। देखिए, अगर बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की, अब बात करते हैं अगर अर्जुन पुरस्कार की जो अलनाका अलंकनोमी को मिला था 2014 में। अगर बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो 1961 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से शुरू की गई थी और वर्तमान में अभी की अगर बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है और एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। कांस्य की प्रतिमा के साथ 15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिटेल कर सकूं, इसलिए मैं जो डायरेक्ट सटीक ऑप्शन होगा मैं उसे बताऊंगा ताकि आप लोगों को वो सटीक ऑप्शन याद रहे और बार बार कन्फ्यूजन है। कई बार ऐसा होता है कि मल्टी ऑप्शन सुनने से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और बार बार हमें से गलत ऑप्शन हमें याद आने लगते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट सटीक ऑप्शन को ही बताते जा रहा हूं और जितना हो सके उसे साथ ही साथ हर एक प्रश्न को पूरी तरह से डिटेल करने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन नंबर 2, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए हुआ था जो हमें बताना है। सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि क्रांति के लिए कराई गई थी। कृषि क्रांति में विशेष रूप से गेहूं और चावल की फसल के लिए करवाए गए थे। लेकिन अगर विशेष बात करते हैं तो गेहूं की फसल पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति। इसके साथ साथ अगर अन्य क्रांतियों की भी अगर बात करते हैं तो अन्य क्रांतियों में व्हाइट रिवॉल्यूशन जो दूध के लिए किया गया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसमें दूध के उत्पादन में विशेष बल दिया गया था। नीली क्रांति जिसे हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन में मछली और विशेषकर झींगा मछली के उत्पादन में विशेष बल दिया गया था। विश्व क्रांति में सभी रिवॉल्यूशन को मिला जुला करके एक विश्व क्रांति वर्ल्ड रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सभी क्रांतियों को रिवॉल्यूशन को एक साथ जोड़ दिया गया था। पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो येलो रिवॉल्यूशन में तिलहन यानी कि तेल से निकलने वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं, तिलहन पर विशेष बल दिया गया था। सिल्वर रिवॉल्यूशन में अंडे के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन में टमाटर के साथ साथ मांस पर विशेष बल दिया गया है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लावनी नृत्य शैली, लावनी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लावनी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? डायरेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को हम देखते हैं। लावनी नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। लावनी नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके साथ साथ अन्य ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। अन्य ऑप्शनों में मध्य प्रदेश में बैगा, मध्य प्रदेश में बैगा नृत्य, मध्य प्रदेश में बैगा नृत्य। मध्य प्रदेश में बैगा नृत्य संबंधित है। आसाम से बात करते हैं तो काफ़ी फेमस और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, आसाम से बिहू, आसाम से बिहू। तमिलनाडु की बात करते हैं तो कोल्लट्टम, कोल्टम तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। कोल्टम तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके साथ साथ भारत के अन्य राज्यों के प्रमुख नृत्य को भी एक बार सुन लीजिए। भांगड़ा या गिद्धा पंजाब का, भांगड़ा या गिद्धा पंजाब राज्य से संबंधित है। घूमर राजस्थान से, रासलीला तथा नौटंकी उत्तर प्रदेश से, रासलीला तथा नौटंकी उत्तर प्रदेश से। रऊफ जम्मू एंड कश्मीर से, रऊफ जम्मू एंड कश्मीर से। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश से, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश से। यक्षगान कर्नाटक से, यक्षगान कर्नाटक से। करगट्टम तमिलनाडु से या कोल्लट्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। डिम्सा मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। डिम्सा आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। होजगिरी त्रिपुरा से संबंधित लोक नृत्य है। चेराव जिसे हम बांस नृत्य के नाम से भी जानते हैं, चेराव जिसका अन्य नाम या बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य है। फुंगड़ी गोवा के लोक नृत्य से संबंधित है, गोवा से संबंधित है। और रउत नाच छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? डायरेक्ट सही ऑप्शन पर देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है, जिसमें वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर एक 5 साल के बाद किया जाता है। आर्टिकल 270 की बात करते हैं तो अन्य ऑप्शन में आर्टिकल 270 की बात करते हैं तो 270 में आर्टिकल 270 में उद्धृत कर और उनके संघ तथा राज्यों के बीच वितरण का बात है। जो यानी कि जो कर जो निकाले जाते हैं, कर जो वसूले जाते हैं, उनका वितरण संघ और राज्यों के बीच कैसे किया जाता है उसके बारे में दिया गया है। इसमें और वित्तीय संपत्ति और अनुबंध और वाद की संकल्पनाएं दी गई हैं। उद्धृत कर जिसमें जो कर वसूले जाते हैं उसका वितरण संघ तथा राज्यों के बीच किस प्रकार से किया जाता है, इसका वर्णन आर्टिकल 270 में किया गया है। उसके बाद 290 की बात करते हैं, अनुच्छेद 290 की। आर्टिकल 290 में कुछ अदालतों या आयोगों के संबंध में व्यय और पेंशन को समायोजित करने का संबंधित है। आर्टिकल 290 में व्यय और पेंशन समायोजन से संबंधित है। आर्टिकल 290 व्यय और पेंशन के समायोजन से संबंधित है। आर्टिकल 260 को देख लेते हैं। आर्टिकल 260 में भारत के बाहर के क्षेत्रों का प्रशासन, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, या कह सकते हो कि भारत के बाहर के क्षेत्रों का प्रशासन
भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र का प्रशासन समझौते के तहत कर सकती है। इसका विवरण आर्टिकल 260 के तहत किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताना है कि हमें इस जगह पर किस खेल से होगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डायरेक्ट सही ऑप्शन को देखते हैं तो सही ऑप्शन पहले इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके साथ साथ अन्य ऑप्शन को भी हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं। बास्केटबॉल की अगर बात करते हैं तो बास्केटबॉल का संबंध नेहरू कप से है। बास्केटबॉल का संबंध नेहरू कप से है। वही फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी काफ़ी फेमस ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी काफ़ी फेमस है। बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन के लिए नारंग कप। अब एक बार पूरे ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं कि क्रिकेट से कौन कौन से इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है। जैसे सबसे पहले आता है दिलीप ट्रॉफी। उसके बाद आ जाता है राज्य स्तर पर अगर कोई खिलाड़ी खेलते हैं तो उसके लिए रणजी ट्रॉफी। राज्य स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए रणजी ट्रॉफी का खेल होता है, रणजी ट्रॉफी दिया जाता है। उसके साथ ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप और देवधर ट्रॉफी, दिलीप कप, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। फुटबॉल की बात करते हैं तो नेहरू कप, डूरंड कप जो फुटबॉल के लिए सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है। फुटबॉल के लिए सबसे पुराना टूर्नामेंट डूरंड कप। फुटबॉल के लिए सबसे पुराना टूर्नामेंट डूरंड कप। इसके अलावा नेहरू कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी। नेहरू कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी। हॉकी की बात करते हैं तो नारायण ट्रॉफी और रंगास्वामी कप। नारायण ट्रॉफी और रंगास्वामी कप। बैडमिंटन की बात करते हैं तो उबेर कप सबसे इम्पोर्टेंट है। बैडमिंटन में उबेर कप सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? बताना है कि हर्षवर्धन का जो राजवंश था वो कितने विशिष्ट प्रदेशों में विभाजित था। सही ऑप्शन हो गया दो प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। इन प्रदेशों की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के समय में दो प्रकार से इनके राज्यों को विभाजित किया गया था। पहला था प्रत्यक्ष शासित प्रदेश जिसमें हर्षवर्धन स्वयं के द्वारा राज करते थे, और दूसरा था सामंत या अधीन राज। इसमें पहला क्षेत्र था जो हरियाणा के थानेश्वर के आसपास में था, और दूसरा उत्तर प्रदेश के कन्नौज के आसपास में था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एरिया में हुआ करता था, जिसमें से एक जगह पर थानेश्वर स्थान पर कहा जाता है कि हर्षवर्धन का स्वयं राज करते थे, और कन्नौज के जगह पर कन्नौज में उनके सामंतों के द्वारा राज किया जाता था। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन पुष्पभूति यानी कि पुष्पभूति वंश के शासक हुआ करते थे। पुष्पभूत वंश की स्थापना पुष्पभूति के द्वारा की गई थी। पुष्पभूति वंश की स्थापना पुष्पभूति के द्वारा की गई थी, या जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं, जिसे हम वर्धन वंश भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके हम वर्धन वंश के भी नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हर्षवर्धन या वर्धन वंश की या पुष्पभूति वंश की साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला नाम आता है हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा रचित की गई थी। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। इसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई थी। दूसरा इनका वर्णन मिलता है वेनसांग की यात्रा वृत्तांत CU की
वेनसांग की पुस्तक है सी यू की, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है, या हर्ष काल के शासनकाल में के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। हर्ष की कुछ अपनी रचनाएं भी हैं जिन्होंने अपने स्वयं इसकी रचनाएं की है, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागदंड। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद हर्षवर्धन की स्वयं की रचना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। डायरेक्ट सही ऑप्शन पे देखते हैं। हमारा सही ऑप्शन हो गया ए नंबर ऑप्शन, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार यह नृत्य में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। इसके साथ साथ नृत्य क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों में कालिदास सम्मान पुरस्कार, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, कालिदास सम्मान पुरस्कार। उसके बाद नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार। नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार यह चेन्नई में स्थित श्री कृष्णा गण सभा द्वारा दिया जाता है। और अन्य में अभिनंदन सरोज पुरस्कार। अन्य में अभिनंदन सरोज पुरस्कार हैं। ये प्रमुख नृत्य में दी जाने वाले प्रमुख पुरस्कार है। अब देखते हैं अन्य ऑप्शन को कि कौन कौन से ऑप्शन बुक में इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और उसको डिटेल करते हैं। चलिए देखते हैं। नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है। नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है जो पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह पुरस्कार उड़ीसा राज्य के द्वारा दिया जाता है। उड़ीसा के कटक में एक महोत्सव होता है, उसके बाद यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, नृत्य शिरोमणि पुरस्कार। बात करते हैं गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार की। तो गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार भी उड़ीसा राज्य के द्वारा ही दिया जाता है, जो नृत्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नृत्य शिरोमणि पुरस्कार और गुरुदेव प्रसाद दोनों उड़ीसा राज्य के द्वारा दिया जाता है। यह गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार उड़ीसा राज्य के द्वारा पारंपरिक कलाओं में के संरक्षण के लिए दिया जाता है, या पारंपरिक कलाओं के नृत्य के लिए दिया जाता है। बात करते हैं कालिदास सम्मान पुरस्कार की। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा 1980 से लेकर के 81 में इसकी स्थापना की गई थी। कालिदास सम्मान पुरस्कार की स्थापना 1980 से लेकर 81 में की गई थी, और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार की राशि होती है वो 5 लाख रुपए होती है। इसमें पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए होती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाए जाने वाले लोसार त्यौहार डैश का प्रतीक है। बताना है कि लोसार जो त्यौहार है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है। डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया लोसार त्यौहार नए वर्ष का त्यौहार है। लद्दाख और तिब्बत के समुदाय में जो लोसार त्यौहार मनाया जाता है, समुदायों के बीच जो लोसार त्यौहार मनाया जाता है वो नए वर्ष का प्रतीक है। नए वर्ष का प्रतीक है। इसी के साथ साथ भारत के अन्य राज्य में जनजातीय त्योहारों पर भी एक नज़र देख लेते हैं, जिसमें प्रमुख हो गया सरहुल त्यौहार, जो झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। झारखंड के आसपास के राज्यों में मनाया जाता है। ये जनजातीय त्यौहार है जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल में साल वृक्ष की पूजा जाती है। कर्मा जिसमें भाई बहन के लिए पूजा की जाती है। एक और त्यौहार हो गया टूसू त्यौहार फसल को काटने के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भगोरिया त्यौहार जो भील जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भगोरिया त्यौहार भील जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। मदाई उत्सव जो देवी देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है। बीजा
बीजा, जो बीजों की पूजा की जाती है, बीजा पांडु एक त्योहार है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा, जनजातीय लोगों के द्वारा मनाई जाती है, जिसमें बीजों की पूजा होती है। एक बहुत ही फेमस त्यौहार हो गया हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल जो नागालैंड में नागा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में नागा जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है। इसके साथ साथ मेघालय में काफ़ी प्रमुख प्रमुख त्यौहार हो गया बांग्ला। बांग्ला जो मेघालय में गारो जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? बताना है कि इनमें से कौन सा जो पड़ोसी देश था वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के प्रमुख हिस्से हुआ करते थे। अगर इनकी अलग होने की बात करते हैं तो 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग कर दिया गया था, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पाकिस्तान तथा भारत को एक नया राज्य बना दिया गया था। ब्रिटिश ने अलग जाते हुए भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश को पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को। लेकिन 1971 में भारत के सहयोग से पूर्व पाकिस्तान से बांग्लादेश को बदल करके इसे बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र देश स्थापित कर दिया गया था। 1970 की बात करते हैं तो 1970 के समय में बांग्लादेश के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसको बहुमत मिला था, लेकिन पाकिस्तानियों की तरफ से इन्हें कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया। इन्हें स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी उसे प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया था। इसके विरोध में 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट कराया गया, जिसमें बांग्लादेश में बहुत सारे मासूमों की जान भी चली गई थी, जिसके विरोध में भारत ने बांग्लादेश के तरफ से युद्ध लड़ा और 1971 में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके एक नए राष्ट्र के रूप में दर्जा दिला दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। बोलना है कि कौन सा वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सही ऑप्शन हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। इसके साथ साथ भारत के कुछ अन्य प्रमुख वादकों के नाम भी याद कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला आता है बांसुरी का, तो बांसुरी में प्रसिद्ध हो गए हरि प्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया। सितार की बात करते हैं तो सितार में रविशंकर। तबला में काफ़ी फेमस हुए हैं जाकिर हुसैन तबला वादक। और सरोद की अगर बात करते हैं तो सरोद में अमजद अली खां ये प्रमुख वादक हुए थे जो भारत में काफी लोकप्रिय हुए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू ने वर्ष कितने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? बताना है कि सरोजिनी नायडू कब थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चलिए देखते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में और अन्य जानकारियाँ।
भारत में सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से भी सरोजिनी नायडू को जाना जाता है तथा उन्होंने गांधी जी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला की उपाधि दी थी। गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से पुकारा था। वहीं बात करते हैं प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष की, तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर कानपुर में उन्होंने अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू हुई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हुआ करती थी, जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षता भी थी, जो एक भारतीय थी। इसके साथ साथ सरोजिनी नायडू की ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी और उन पुस्तकों में कुछ फेमस पुस्तकें थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। एक बार देख लेते हैं। द गोल्डन गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग और द बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तक है। नारी शक्ति के समर्थक के रूप में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। और नारियों के महिला मताधिकार और पुनः विवाह नियम के लिए भी इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। इसके साथ साथ 1908 में ध्यान दीजिएगा, 1908 में जब भारत में पूरी तरह से प्लेग फैला हुआ था, तो उस समय प्लेग के बीमारी के को कम करने के लिए, या फिर कह सकते हो समाज सेवा के रूप में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरोजिनी नायडू को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, ये उपाधि उन्हें 1908 में प्लेग के रोगियों की सेवा करने के लिए दिया गया था। लेकिन बाद में इस केसरे हिंद की उपाधि को सरोजिनी नायडू ने वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा दिया गया था। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को भी दी गई थी। जिसने जो 1915 में एम्बुलेंस सेवा के लिए शुरू की थी। महात्मा गांधी ने 1915 में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के लिए महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। और वहीं सरोजिनी नायडू को 1908 में प्लेग रोगियों की सेवा करने के लिए केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और इन दोनों ने अपनी उपाधियों को जालियांवाला हत्याकांड के बाद वापस लौटा दिया गया था। इसके साथ साथ एक बहुत ही विशिष्ट नाम है मिक्की माउस। कहा जाता है कि गांधी जी को मिक्की माउस नाम से किसने संबोधित किया था? गांधी जी को मिक्की माउस नाम से कौन संबोधित करते थे? तो वो सरोजिनी नायडू थे। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को मिक्की माउस कहकर पुकारा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27 गुना 50, इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। ये हो गया हमारा 1350, डिवाइड करना है 25 से, गुना 5 रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, यहाँ पर जाता है 1, तो 5 गुना 1 यानी कि 1, प्लस यहाँ से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 32। आगे सॉल्व करते हैं। डिवाइड करने पर, इन दोनों को डिवाइड करने पर आ जाता है 54 गुना 5,
प्लस 32। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 302। बी नंबर ऑप्शन 302। बी नंबर ऑप्शन 302। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमेश का वेतन, रमेश का जो वेतन है वो रमन के वेतन से 20% अधिक है। देखते हैं। रमेश, रमेश का वेतन है जो रमन से 20% अधिक है, यानी कि ये अगर 120 होगा तो ये 100 होगा। ये सिंपल सा ट्रिक से समझ लेना है। यदि रमेश रमेश इतना रुपये 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है। देखना है कि रमेश बचा रहा है, कितना बचा रहा है, 33,750 रुपये बचा रहा है जो उसके वेतन का 75%, यानी कि ये वेतन है जो 75% है। तो इसको हम रेशियो में तोड़ते हैं 100/75, यानी कि 4/3। 4/3 है, 75% है। तो ये जो मेरा वेतन निकला ये रमेश का वेतन निकल रहा है। ये रमेश का वेतन निकल रहा है। अब हमें निकालना है रमन का वेतन। तो रमन का वेतन है जो इससे कम होगा, क्योंकि रमेश का वेतन 20% अधिक था। तो इसको हम पूरा वैल्यू हो जाएगा ये 20% का, यानी कि 120%, और 120% में हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 5/6, यानी कि 5/6। ये हमारा हो गया रमन का वेतन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 से लेकर 18 तक कटेगा। 6 तिया 18, 18 से अगर ये काटते हैं तो ये हो गया मेरा 1875। 1875 में अगर हम 20 को गुना करते हैं तो कुल मेरा आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन 37,500 रुपये। 37,500 रुपये। 37,500 रुपये। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ बोल रहा है 75%, तो हमने इसको रेशियो में तोड़ दिया 100/75 के रेशियो में, जो हमारा हो गया 4/3। 4/3 हमारा रेशियो हो गया 4/3 का। दूसरा बोल रहा है कि 20% अधिक है, तो 20% अधिक के लिए हमने इसे रेशियो में तोड़ा है। तो ये हमारा रेशियो हो गया 5/6 का। 5/6 का तो सीधा से ट्रिक यूज करना है हमें। अगर इस क्वेश्चन को आप अगर बना रहे हो तो यह मुझे उम्मीद है कि आप पहले से ही मैथ में कैलकुलेशन आपको आता होगा, ताकि आप शॉर्टकट ट्रिक डायरेक्ट अप्रोच लगा सके। अगर नहीं आता है तो पहले बेसिक मैथ पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस तरह की डायरेक्ट ट्रिक बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये मेरा हो गया ये मेरा हो गया रमेश का पूरा वेतन। रमेश का पूरा वेतन, रमेश का पूरा वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक था। तो रमन का वेतन को मैंने ये प्रतिशत को बराबर करने के लिए 6 नीचे रखा, 120 नीचे रखा, और ऊपर मेरा निकल जाएगा रमन का वेतन। ये सिंपल सा ट्रिक है। इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो सही आंसर हो जाता है 37,500 रुपये। 37,500 रुपये। 37,500 रुपये हमारा पूरा आंसर हो गया। डी नंबर ऑप्शन 37,500 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए टाइम दिया गया है, 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का 2/5 है, यानी कि 2 उसका इंटरेस्ट हो गया है और 5 उसका प्रिंसिपल हो गया है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? देखिए, अगर आपको मेथड यूज करते हैं तो सीधा सी मेथड है, ऐसा इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT। PRT/100। PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 2 रुपया निकला हुआ है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल 5 रुपया हो गया। रेट हमें पता नहीं है। टाइम दिया हुआ है 20 वर्षों के लिए। टाइम दिया हुआ है 20 वर्षों के लिए बटा 100। नॉर्मल से सॉल्व करते हैं। 20 से 20 खत्म हो गया, यानी कि 5 बार में 5 से 5 खत्म हो रहा है, यानी कि सीधा निकल गया R इक्वल टू 2%। R इक्वल टू 2%। 20 वर्षों के लिए उस धनराशि पर 2% का ब्याज निकल रहा है। 2% का ब्याज निकल रहा है। ये हमारा मेथड से सॉल्व करने का तरीका हो गया। अगर आपके पास डायरेक्ट अप्रोच है तो आप डायरेक्ट अप्रोच कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, जिसमें रेट इक्वल टू 2/5, क्योंकि ब्याज निकल रहा है 2/5 के हिस्से से, तो गुना 100, और मेरे पास टाइम दिया हुआ है 20। टाइम दिया हुआ है 20%, और अगर मेरे जो कुल अमाउंट है उसको हमने 1 मान लिया। कुल अमाउंट यानी को हमने 1 मान लिया है। इस अप्रोच से भी हम इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं तो 20 से 5 बार में 5 से 5 कटेगा, तो रेट इक्वल टू
2%, रेट इक्वल टू 2%, रेट इक्वल टू 2%। दोनों मेथड आपको देख लिया गया है, जो भी आपको सही लगे, आसान लगे, आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। हमारा शब्द दिया गया है अटल, शब्द दिया गया है अटल। तो अटल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो सकता है? ऑप्शन पे आते हैं। इसका अटल का पर्यायवाची शब्द हो गया अडिग, अटल का पर्यायवाची शब्द हो गया अडिग। इसके साथ साथ अन्य पर्यायवाची शब्द में हम इसे स्थिर रख सकते हैं, स्थिर या दृढ़, दोनों अटल का पर्यायवाची शब्द होता है। अटल का पर्यायवाची शब्द में अडिग, स्थिर या दृढ़ होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट की अगर बात करते हैं तो वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। और वाट शक्ति, पावर का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर, वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है तथा वाट पावर का एसआई मात्रक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैलाडीला की खान, बैलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है? डायरेक्ट पहले ऑप्शन को देखते हैं। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और यह आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस खान है, आयरन ओर के लिए, यानी कि लौ अयस्क के लिए यह काफ़ी फेमस है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में है और ये आयरन और लौ अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के प्रमुख खानों में आयरन ओर के लिए अगर बात करते हैं तो आयरन ओर की सबसे प्रमुख खान होती है बारबिल कोयरा घाटी, बारबिल कोयरा घाटी और क्योंझोर। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है क्योंझोर खान, क्योंझोर खान कहाँ पर स्थित है? ये कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्योंझर खान कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है क्योंझोर। सुंदरगढ़ और मयूरभंज, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, इसमें मयूरभंज कई बार पूछा जा चुका परीक्षा में और परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंझर, मयूरगंज और सुंदरगढ़ खान उड़ीसा राज्य में लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं क्रोमाइट की, क्रोमाइट की, तो उड़ीसा राज्य में क्रोमाइट के लिए जाजपुर खदानें और नौशाही, जाजपुर और नौशाही खदान काफ़ी फेमस है। वहीं बक्साइट के लिए पंचम, बक्साइट के लिए पंचमतमाली, पंचमतमाली, पंचपतमाली, पंचपतमाली खान बॉक्साइट के लिए पंचपतमाली और काला हांडी खान बॉक्साइट के लिए पंचपतमाली और काला हांडी खान उड़ीसा में प्रमुख है। कोयले की बात करते हैं तो तालचेर, कोयले के लिए बात करते हैं तो तालचेर, कोयले के लिए तालचेर, कोयले के लिए तालचेर उड़ीसा की प्रमुख खान है। कोयले के लिए तालचेर उड़ीसा की प्रमुख खान है। सुंदर और क्योंझोर, सुंदरगढ़ और क्योंझर में मैग्नीज का भी उत्पादन किया जाता है, सुंदरगढ़ और क्योंझोर में मैग्नीज का भी उत्पादन किया जाता है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब एक बार देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खानों को। तो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, सब छत्तीसगढ़ में बैलाडीला सबसे फेमस फेमस खान है। उसके बाद अगर कोयले की बात करते हैं तो कोयला में गेवरा, कोयले के लिए गेवरा, कोयले के लिए गेवरा, गेवरा छत्तीसगढ़ की प्रमुख कोयले खान होती है। टीन के लिए बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, टीन के लिए बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, टीन के लिए बस्तर डिस्ट्रिक्ट। और डोलोमाइट के लिए कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला है, डोलोमाइट के लिए बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर जो डोलोमाइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ दुर्ग और रायपुर डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग और रायपुर, दुर्ग और रायपुर भी छत्तीसगढ़ की प्रमुख खान है जो डोलोमाइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हीरे के लिए पन्ना, पन्ना खान, हीरे के लिए पन्ना, मध्य प्रदेश में देख लेते हैं हीरे के लिए पन्ना,
पन्ना खान हीरे के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद आ जाते हैं तांबे के निकालने के लिए तांबे के खान के रूप में मलाज खंड को जाना जाता है। तांबे के ओर के लिए या तांबे के खान के लिए मध्य प्रदेश में मलाज खंड को जाना जाता है। बालघाट और छिंदवाड़ा मैग्नीज के खान के लिए फेमस है, मैग्नीज के निष्कासन के लिए फेमस है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मैग्नीज के लिए बालघाट और छिंदवाड़ा। अमरकंटक की बात करते हैं तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है और वो बॉक्साइट के खान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अमरकंटक बॉक्साइट के खान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और वह मध्य प्रदेश में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। सही ऑप्शन हमारा हो गया 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो दिवस था ये भोपाल गैस ट्रेजर के रूप में, ये भोपाल गैस ट्रेजरी जो हुआ था 1984 में, 2 दिसंबर 1984 को, उसके कारण मनाया जाता है, जिसमें भोपाल गैस में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी से। यूनियन कार्बाइड की जो कंपनी थी उस कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड मीक गैस का रिसाव होने के कारण काफ़ी लोग मारे गए थे, जिसके कारण 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब बात करते हैं 1 दिसंबर की। तो 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। 3 दिसंबर को हम लोग डिसएबिलिटी डे यानी कि दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे, 4 दिसंबर को नेवी यानी कि भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स डे, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 1 दिसंबर को एड्स डे, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को डिसएबिलिटी डे दिव्यांग दिवस, 3 दिसंबर को डिसएबिलिटी डे यानी कि दिव्यांग दिवस, और 4 दिसंबर को नेवी डे नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? डायरेक्ट पहले देखते हैं सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, आय विधि के द्वारा। भारत में गरीबी का निर्धारण मुख्य रूप से आय विधि के द्वारा किया जाता है, जिसमें पर कैपिटा इनकम के आधार रखा जाता है। पर कैपिटा इनकम को आधार रखा जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। अब बात करते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख समितियां जिसका विकास भारत में समय समय पर किया गया था। सबसे पहले आता है अलाग समिति, सबसे पहला नाम आता है इसमें अलाग समिति का। अलाग समिति का वाई के अलाग समिति ने बहुत अच्छी तरह से गरीबी उन्मूलन के लिए विचार रखा था। उनका मानना था कि इसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को यानी कि कैलोरी को दूर करके गरीबी का निर्धारण किया जा सकता है, या कैलोरी के आधार पर हम गरीबी का निर्धारण कर सकते हैं। इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र को किसी व्यक्ति को अगर प्रतिदिन 2400 कैलोरी मिलता है, प्रतिदिन 2400 कैलोरी मिलता है, तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन उपलब्ध हो रहा है, तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है। यह निर्धारण वाई के अलग समिति के द्वारा किया गया था। वाई के अलग समिति के द्वारा गाँव में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए। इसके बाद एक अन्य नाम आता है जिसमें लकड़वारा समिति का नाम काफ़ी फेमस है। लकड़वारा समिति सब कम्युनिटी, इनका पूरा नाम डी.टी. लकड़वारा थे। इन्होंने भी कैलोरी के बजाय उपभोग व्यय को, लकड़वारा समिति ने कैलोरी के बजाय उपभोग व्यय यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर जोर दिया था। लकड़वारा समिति ने, डी.टी. लकड़वारा ने कैलोरी के बजाय कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर जोर दिया था, और उन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बेस मान करके गरीबी रेखा का निर्धारण किया था।
उसके बाद एक नाम आता है सचिन तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति ने इस समिति में पुरानी कैलोरी की समिति के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ दिया था। शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ दिया था किसने? तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने कैलोरी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ दिया था तथा इनको जोड़ने के बाद इन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह उपभोग व्यय की सीमा तय की थी। ग्रामीण क्षेत्र में 816 तथा शहरी क्षेत्र में 1000 प्रति माह उपभोग व्यय की सीमा तय की गई थी। ये सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा ये इसका निर्धारण किया था। उसके बाद आता है सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन सी रंगराजन समिति 2014 में आया था और इसने भी तेंदुलकर समिति पद्धति को ही अपनाया था। तेंदुलकर पद्धति के साथ साथ उसने वसा, प्रोटीन, खाद्य वस्तुओं, आवास, परिवहन और शिक्षा को जोड़ करके यानी कि इन सभी के व्यय को जोड़ करके एक कमेटी बनाई थी। इन सभी को जोड़ करके ही न्यूनतम आय का निर्धारण किया था। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति माह उनका कहा जाता है कि प्रति माह उन्हें मिलना चाहिए था, जो करीब करीब एक दिन में 32 से लेकर के 37 रुपये, एक दिन में 32 से लेकर के 37 रुपये प्रतिदिन निकलता है। 32 और 37 रुपये प्रतिदिन निकलता है। ये सुझाव रंगराजन समिति के द्वारा किया गया था। कितना रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होता है, अगर इतना रुपए इनकम करते हैं तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत में आते थे। ये सुझाव रंगराजन समिति के द्वारा किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये का निर्धारण किया था प्रति माह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर को देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने इसके साथ साथ और भी कुछ किताबें लिखी हैं जो भी काफ़ी प्रचलित हुई और फेमस हुई। जैसे पहला नाम होता है नो इजी वॉक टू फ्रीडम, नो इजी वॉक टू फ्रीडम, नो इजी वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की किताब है। इसके बाद एक और किताब है कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ, कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ, कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ भी नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ भी नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नो इजी वॉक टू फ्रीडम, कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ, ये प्रमुख नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड, विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है जो एपीजे अब्दुल कलाम पर से संबंधित है। इग्नाइट माइंड, इंडिया 2020 ए विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो अब्दुल कलाम आज़ाद की है। इसके साथ अगर हम सलमान रुशीद की बात करते हैं तो सलमान रुशीदी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन द मूर लास्ट नाइट सलमान रुशीद की पुस्तक है। मार्टिन लूथर की प्रमुख पुस्तक आती है द स्ट्रेंथ टू लव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो गया बीज से संबंधित है। प्रांकुर और मूलांकुर बीज से संबंधित है, जिसमें एक बीज के कह सकते हो कि एक बीज के जो प्रांकुर जो होते हैं वो तने और पत्तियों के रूप में विकसित, यानी कि ऊपर की ओर निकलती हैं, तने और पत्तियों के रूप में निकलती हैं और पेड़ बनते हैं। और अगर हम मूलांकुर की बात करते हैं तो मूलांकुर
पेड़ों के नीचे जड़ों का निर्माण करती है, पेड़ों के नीचे जड़ों का निर्माण करती है, उसे हम मूलांकुर कहते हैं। और पेड़ों के बीज के ऊपर जो पेड़ बनते हैं उसे हम प्रांकुर पौधे कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग सिनेमा देखने शहर के प्रसिद्ध सिनेमा हॉल में गए थे। हम लोग सिनेमा देखने शहर के प्रसिद्ध सिनेमा हॉल में गए में कौन सा कारक है, बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। सही ऑप्शन इसका हम देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, देखते हैं कारक क्या होता है। तो कारक संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच संबंध को बताता है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच संबंध को बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं 8 विध होते हैं, इन्हें याद करने के लिए ट्रिक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन में हे अरे। ये कर्ता के भेद, ये कारक के भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सही ऑप्शन हो गया इसका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संक्रमण धातु कौन है। संक्रमण धातु कौन है, इनमें से कौन है जो संक्रमण धातु है, उन्हें बताना है। सही ऑप्शन देखते हैं इसका सही ऑप्शन हो गया पैलेडियम। सही ऑप्शन इसका हो गया पैलेडियम। पैलेडियम एक संक्रमण धातु है। इनके ग्रुप 3 से 12 तक होते हैं और डी ब्लॉक तत्व भी कहता है। इसे डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। समूह 3 से लेकर के 12 तक के आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व कहा जाता है। 3 से लेकर 12 तक में संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसमें रूथेनियम, रेडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनियम, इरिडियम, ओस्मियम, पैलेडियम, रेडियम और रूथेनियम, ये सभी संक्रमण धातु के अंतर्गत आते हैं जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है, बताना है कि कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है। आवर्त सारणी में कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया घनत्व। आवर्त सारणी में तत्वों के घनत्व को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, जिसे परमाणु रेडियस कहा जाता है, जबकि समूह के ऊपर से नीचे में परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है।